अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जहां मुल्क का हर तबका सैलाब मुतासरीन के लिए परेशान है, वहीं इमदाद के लिए अपीलें की जा रही हैं। कौम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाने के साथ साथ अमली इक़दाम भी कर रही है। आज एक लंबे अरसे के बाद मियाँ नवाज शरीफ भी बराह रास्त TV चैनल्स पर आए और उन्होंने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कौम से अपील की। हमें याद है नवाज शरीफ पर एक इश्तिहारी मुल्ज़िम होने की पादाश में और गुजरांवाला में उन्होंने एक तकरीर की थी, जिसके बाद 2020 में नवाज शरीफ साहब की TV चैनल्स पर कवरेज पर उस वक्त की हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी। लेकिन आज जैसे ही उन्होंने बराह रास्त खिताब शुरू किया तो सरकारी टेलीविज़न PTV के बाद जाहिर है फिर प्राइवेट चैनल्स ने भी उनकी अपील को नशर किया। पैमरा के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सरकारी TV ने उन्हें नशर कैसे किया? उनकी ये बराह रास्त अपील एक ऐसे वक्त पर नशर की गई है जब इत्तेहादी हुकूमत के शदीद मुखालिफ इमरान खान ऐसी ही पाबंदी की जद में है। चंद रोज़ पहले इन पर सरकारी अफसरान को धमकाने पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया था, बल्कि उन्हें लाइव उनकी तकरीर को नशर करने पर पाबंदी भी लगा दी गई थी। पाबंदियों पर खुला तजाद कानून में तो नहीं, लेकिन एग्जीक्यूशन में वाज़े नज़र आया है। क्या ये इदारों की तरफ से कोई लचक है या सरकारी TV जो कि शहबाज शरीफ हुकूमत के ताबे है इसकी तरफ से की गई वायलेशन है? अगर ऐसा है तो क्या इसी हुकूमत का पैमरा इसी हुकूमत के PTV के ख़िलाफ़ एक्शन लेगा या उसे गैर एलानिया इजाज़तनामा ही समझा जाए? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों पर कल बरोज़ सोमवार ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली है। ताज्जुब की बात यह है कि इस APC में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बुलाया ही नहीं गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत 14 जमातों पर मुश्तमिल है, जबकि अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अकेली है। अब अगर PDM जो कि हुकूमत में है उन्हें एक इकाई या एक पार्टी शुमार कर लिया जाए, क्योंकि वो लोग तो मुत्तहिद हैं, तो फिर ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कैसे हो गई? क्योंकि PDM के मजमूए के सामने अपोजिशन की सूरत में तो अकेली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जमात है, और इसी अपोजिशन को इजलास में ना बुलाकर कैसे APC का इजलास मुनक़िद किया जा रहा है? सबसे बढ़कर यह कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब और फिर KPK दोनों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, जबकि सैलाब की सबसे ज़्यादा तबाहकारियाँ भी KPK और पंजाब के नशेबी इलाकों में हैं। तो जिन सूबों में सैलाब है उन्हीं सूबों की हुकूमती जमात को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ना बुलाकर सैलाब की तबाहकारियों से निपटने की हिकमत अमली और जायजा कैसे लिया जा सकता है? अब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुद ही वो कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब और KPK में बारिश और सैलाब से तबाही आई हुई है। मुल्क के 75% हिस्से पर जो है वो हुकूमत इमरान खान की है। अब सोचने की बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों पर बुलाई जाने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फिर 75% वाली हुकूमत वाली जो जमात है उसको क्यों नहीं बुलाया? क्या मौजूदा वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातें सैलाब जैसी कुदरती आफत से निपटने के लिए भी सियासत खेल रही हैं? मुल्क की सियासत सैलाबी सूरत हाल को लेकर किस तरफ जा रही है? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली साहब, बड़ी अजीब सी बात लग रही है, कल जो APC हो रही है ख्वाजा आसिफ ने आज एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुल्क के 75% हिस्से पर इमरान खान की हुकूमत है, दूसरी तरफ 75% वालों को ये APC से बाहर रखा है, और APC भी उस पर हो रही है सैलाब पर जहाँ पर KPK में और पंजाब में बड़ी तबाही मची हुई है। तो क्या फ़ायदा ऐसी APC का? मतलब कि आप लोगों से कोई मुशावरत नहीं होगी? क्या फ़ैसले लिए जाएंगे? क्या पॉलिसीज़ होंगी? आप मानते हैं ऐसी APC को? देखें, पहली बात तो ये है कि हम ऐसी APC को इसलिए नहीं मानते क्योंकि जिस तरह के इस वक्त जितनी भी पूरी जो हुकूमत है बजाय अवाम की फलाह के लिए, अवाम के लिए कुछ सैलाब ज़दगान के लिए कोई ठोस इक़दामात करे, उसने अपने पूरी जो सियासी विक्टिमाइजेशन है जिसमें के केसेस पे केसेस बनाना, PTI के रहनुमाओं पे और चेयरमैन PTI पे हर तरह की हरासमेंट्स करना, मीडिया को एक मज़ल करना, जो भी हमारे फेवर में बोले उसको जो है तो विक्टिमाइज करना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक तरफ तो कह रहे हैं कि जी सैलाब आया हुआ है और ये हो रहा है और वो हो रहा है,
तो इस वक्त जो है तो सियासत नहीं होनी चाहिए। हम तो सियासतदान, ये सियासत कौम की खिदमत को हम सियासत समझते हैं, ये तो पैसा बनाने को समझते हैं ना सियासत। हम समझते हैं कि ये कौम की खिदमत के लिए ये काम किया जाता है। और दूसरी तरफ ये जो है तो अगर ये भी है कि अगर एक नेशनल कैलेमिटी है तो हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि वो अपनी जितनी भी सियासी विक्टिमाइजेशन कर रही है और पूरे उरूज पे है, तो ऐसे हालात में कैसे उनके साथ आप बैठ सकते हैं। हम बिल्कुल कल टेलीथॉन कर रहे हैं, हम इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क में और दुनिया में लोग ट्रस्ट करते हैं उसको, इस हुकूमत को ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसलिए हमारी मुश्किलात हैं, चाहे वो IMF से रिलेटेड हो या चाहे वो अंदरूनी उस पे। ये नहीं है कि आप मजबूर करके लोगों की तनख्वाहें एट सोर्स काट दें, ये नहीं है। ये एक नेशनल जज्बा जो कि ये नहीं इन्वोक कर सकते या ये बेदार नहीं कर सकते। टेलीथॉन से जो पैसा इकट्ठा होगा क्या वो सिर्फ KP के और पंजाब में लगेगा या सिंध में भी बड़ी तबाही मची है, बलूचिस्तान में भी बड़ी तबाही मची है, आप लोग इक्वली सब जगह देंगे? बिल्कुल, ये पाकिस्तान के लिए, ये किसी एक, चूंकि दो सूबों में हमारी हुकूमत है, बल्कि है तो 4 में, गिलगित बल्तिस्तान में भी हमें टेक्निकल मुश्किलात आ रही थी अकाउंट्स के खुलने में। तो अभी ये हमने एक मैकेनिज्म बनाया है जो कि पैसा बेसिकली इन अकाउंट्स में इकट्ठा होगा, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। और वो जो है तो उसको सानिया को हेड बनाया गया है और उसके नीचे हर सूबे से एक नुमाइंदा लिया गया है, एक ऐसा नुमाइंदा जिसकी क्रेडिबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड क्लीन हो। ये अपने एक मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके जरिए हमने खास तौर पे जो हमारे सिंध में भाई हैं, बलूचिस्तान में हैं, पंजाब में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, तो हमने वहाँ पे इमदाद किस तरह कैसे डिवाइड करेंगे आप लोग? जाहिर है सिंध हुकूमत पर तो आप लोग एतबार नहीं करेंगे डेफिनेटली, तो क्या अपने नुमाइंदों के जरिए कैसे भेजेंगे, क्या करेंगे, क्या मैकेनिज्म होगा? देखें, सिंध की हुकूमत को पैसा देना ऐसा ही है जैसे बंदर को पनीर की रखवाली पे रखना। और ये इस कैलेमिटी में भी मैं आपको बताऊं कि जो ये ऐसे जो पुराने सियासतदान हैं और हुकूमतें हैं जो कि PMLN और पीपल्स पार्टी की है, कि जो बेन होता है मुल्क के लिए वो इनके लिए बून होता है। यानी कि जब एक सख्ती आ जाए, एक नेशनल कैलेमिटी आ जाए, तो वो उसमें भी ये लोग उसमें खूब करप्शन करते हैं। इसलिए ये अपना पूरा एतमाद खो बैठे हैं और ये सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन से ये एट सोर्स काट के और ये इस फंड में देंगे, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी नहीं है। जबकि इमरान खान सबसे बड़ा इस मुल्क का फंड रेजर रहा है, लोग वो इसलिए कि लोग उस पर एतबार करते हैं। हम समझते हैं कि हमने अपने जो हमारी जो लीडर का जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसका एक इंटरनेशनल इमेज है, जो नेशनल इमेज है, पूरी कौम पीछे खड़ी हुई है, तो वो अब हमने देखा है। ठीक है शिबली फराज साहब, हम देख रहे हैं बलूचिस्तान का भी वजीर आजम दौरा कर रहे हैं, वो सिंध में भी हेलीकॉप्टर पर बैठते हैं मुराद अली शाह साहब के साथ और बिलावल भुट्टो के साथ, वहाँ की तबाहकारियाँ देखते हैं, जायज़ा लेते हैं। KP का उन्होंने दौरा नहीं किया। ज़ाहिर है यहाँ पर भी आप लोगों की हुकूमत को बड़े चैलेंजेस है, ज़ाहिर है उतने रिसोर्सेज नहीं हैं जितने चाहिए। तो विफाक इसमें कॉपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसी बात पर तो तैमूर झगड़ा साहब ने मिफ्ता इस्माइल को खत लिखा था और कहा था कि पहले हमारी बात सुने, जिस पर यह बात हुई थी कि शायद आप लोग फिर IMF की डील में साथ ना देना, पंजाब वाले देंगे ना KP के वाले देंगे। तो क्या बातचीत चल रही है इस पर फिर मिफ्ता साहब से? देखें ये नालायकों की हुकूमत है। इस वक्त मिफ्ता इस्माइल को कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है और उसको अपनी ही पार्टी इसहाक डार और लंदन में जो बैठे हुए हैं वो अंडरमाइन कर रहे हैं। इनकी अंदर जो है जो चपकलिश है वो इस पूरी मुल्क के अवाम को उन्होंने एक ऐसे मुसीबत में ला खड़ा कर दिया गया है और जिसमें ये कहते हैं, देखें बुनियादी तौर पे जो फंड्स की ये जो कह रहे हैं, ये वो सरप्लस फंड्स हैं जो कि कोई भी हुकूमत जब इस्तेमाल न करे तो वो फिर वापस हो जाते हैं फेडरल को। तो आप अंदाजा करें कि एक ऐसा सैलाब का जो आया है, एक ऐसा मुसीबत आई है, अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत आई है, तो उसको हल करने के लिए आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ऑलरेडी पैसे नहीं है और ये कह रहे हैं कि जी इसमें से बचत भी करके आप हमें वापस करें। ये जो है तो ये बिल्कुल एक फ्रॉड है और हम जो है तो ये बिल्कुल हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है कि हम कैसे कर सकते हैं जबकि हमने अपने अवाम को पैसा देना है और हम फिर सरप्लस कैसे देंगे। हमने IMF को खुद खत नहीं लिखा है, ये हमने मिफ्ता इस्माइल को लिखा है कि आप बताएं कि ये आप वादे कर रहे हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है शाजिया? प्रॉब्लम ये है कि ये चूंकि एक बड़ी एक साजिशी हुकूमत है जो साजिश के जरिए आई है, तो इनको IMF के सामने वो IMF वाले इनको कहते हैं आप बैठे, ये लेट जाते हैं।
यानी इनकी अवाम का ये हमेशा रहे हैं, ये अवाम की फलाह का नहीं सोचते। हम भी थे, हमने नेगोशिएट, हार्ड नेगोशिएट किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस वक्त मुश्किल वक्त में बजाय विफाक आपको दे और बल्कि आपसे सरप्लस जो है ना वो मांग रहे हैं। एग्जैक्टली ये चीज हमने कही है। हमारा यही एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि ये नहीं है कि हम कोई खुदा ना खास्ता अपने मुल्क के किसी उसमें हम रखना डाल रहे हैं। ये इनको चाहिए, इनका जोर सिर्फ यहाँ पे चलता है। उनके सामने जो गोरी चमड़ी है उसके सामने ये आंख नहीं उठा के देखते। ये उनको साथ नेगोशिएट करना चाहिए कि हमारे मुल्क में अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आया है और हमारे पास जो ये हमने 700-800 अरब रुपए जो हमने ये सरप्लस फंड्स के रखे हुए थे, अब मुझे बताएं कि सिंध कैसे वापस करेगा? ये सिर्फ केपी का मसला नहीं है, पंजाब कैसे करेगा पैसे वापस जबकि उनको उल्टी जरूरत है? तो ये इनको IMF के साथ नेगोशिएट करना चाहिए बनिस्बत लेट जाने के। अभी तक तो ये लेटे हुए हैं। सही। अच्छा, लेकिन आप लोग जो जलसे वलसे भी कर रहे हैं, इस पर भी आप लोगों पर बड़ी तनकीद हो रही है कि मुल्क में इतनी बड़ी आफत आई हुई है तो जलसे और ये सियासी तकरीबात ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, कल टेलीथॉन भी कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा जलसों पे खर्च हो रहा है, जो रिसोर्सेज वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, वही पैसा सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो कुछ अरसे के लिए जब तक ये मुसीबत कुछ ख़त्म ना हो जाए, कम ना हो जाए, तो जलसे क्या मनसूख नहीं हो सकते? सियासत तो चलती रहेगी। देखें, ये वो आर्गुमेंट है जिसका कि मैं पहले जवाब दे चुका हूं। एक तरफ तो हमें कहा जा रहा है कि सियासत, बिल्कुल सियासत हम करेंगे, बिल्कुल जलसे करेंगे। हम उन इलाकों में नहीं करेंगे जहां पे के सैलाब की तबाहकारियां आई हैं। हम बिल्कुल करेंगे बिकॉज हम एक जहाद कर रहे हैं, एक ऐसी आज़ादी के लिए, एक ऐसी हकीकी आज़ादी के लिए हम जहाद कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हमारा जो रफायामा का जो सैलाब ज़दगान के जो अफेक्टेड लोग हैं, इलाके हैं, उनके लिए हम फंड्स भी इकट्ठे कर रहे हैं। ये इनको कहना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि अगर आप एक आफत आई हुई है उसमें आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आपने वो मिसालें कायम की हैं जिसमें कि आप मीडिया को दबाया है, आपने वो दहशतगर्दी के मुकदमे इमरान खान के खिलाफ बनाए हैं, आप रोज अदालतों में बुलवाते हैं, आप रोज FIR करते हैं। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, लेकिन जवाब में तो पंजाब हुकूमत भी तो वही कर रही है ना। जो राना सनाउल्लाह पर मुकदमा बना जब आप लोग हुकूमत में थे, अगर तब होता तो मेरिट पर लगता भी तो समझ में भी आती थी। अब तो साफ लग रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इधर से भी हो रही है। बिल्कुल नहीं हो रही। हमारे पास देखें, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह पे तो पहले वो जो मॉडल टाउन का केस है ना, उसमें मुकदमा रिवाइव होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ? बाकी जो उन पे केसेस हैं वो क्यों नहीं रहे? हमारा तो प्रॉब्लम ही यही है कि हमने कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। और अगर हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते तो ये आज हमारा ये हाल ना होता। हमें हमेशा हमने एक कानून और आइन के दरमियान रह के हमने चीजों को किया है। ये मुकदमात इन्हीं ने एक दूसरे पे बनाए हुए थे और उसको जब भी ये इदारे आते थे, नैब पे आता था तो ये आके उधर जत्थों के साथ पहुंच जाते थे। इन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया है जो कि कंफर्म माफिया तो आप लोगों को हुकूमत में होते ही उस वक्त पकड़ना चाहिए था ना। जब आप लोग हुकूमत में थे तब पकड़ते आप लोग, तब भी सानिया मॉडल टाउन भी खोलते, फिर जो राना सनाउल्लाह की तकरीर थी धमकियों वाली, फिर उस पर भी पकड़ना चाहिए था आपको। मतलब कि अब क्या फायदा? देखें, पहली बात तो ये है कि हम ये मुकदमे अभी भी करेंगे और हमने किए भी हैं। बात ये नहीं है, हम तो ये सिर्फ कह रहे हैं कि हम वो किसे कहते हैं ना, हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बात यह है कि इस वक्त हमें एक ऐसी कुव्वतों से जो कि PDM की शक्ल में जो पर्सोनिफाई होती हैं या आइडेंटिफाई होती हैं, इससे नालायक, इससे एक विंडिक्टिव हुकूमत कभी इस मुल्क में आई नहीं थी, मार्शल लॉ के जमाने में भी नहीं आई थी। जो कुछ भी ये कर रहे हैं और इनकी देखें, इनकी परफॉर्मेंस देखें। अगर ये 30 साल में अगर ये काम करते, वही काम जो कि बांग्लादेश ने किए थे जिसमें कि हम छोटे थे तो हर रोज सैलाब आया होता था, उन्होंने कैसे टर्न अराउंड किया? बिकॉज उनकी सिंसियर हुकूमतें थी। उन्होंने आज कभी भी बांग्लादेश को, आप देखें पंजाब में जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, कौन सा आज डूबा होता अगर हम वहां पे प्रोजेक्ट्स न किए होते। हमने डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू किए, 10 बड़े डैम्स के प्रोजेक्ट शुरू किए। तो इन 30 साल में इनसे पूछा जाए कि आप इतने नालायक और इतने करप्ट थे कि आपने कुछ भी नहीं किया। एक बात बताएं, आपने आज नवाज शरीफ साहब को देखा टेलीविजन पर? देखें, मुझे ये पता चला है, मुझसे ये गुनाह सरजद नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा उनको। लाइव चला, लाइव। इससे ये जाहिर होता है कि मायार मुख्तलिफ है। एक तरफ PTI के चेयरमैन को
बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है, सारे मीडिया पे ब्लॉक कर दिया जाता है, उन चैनल्स को बंद किया जाता है जो कि हमारे बारे में, हमारे व्यू पॉइंट को सुनाते हैं। तो इस वक्त तो मीडिया भी, आई एम सॉरी, नहीं, चैनल्स ने अपने ताई नहीं चलाया। देखें, पीटीवी की तरफ से फीड आई तो चैनल्स ने चलाया। जरा पीटीवी पर अगर कोई चीज चलती है तो जाहिर है फिर तो देखा जाएगा ना कि शायद इजाजत मिल गई है, शायद उनकी सजा माफ हो गई है, पता नहीं क्या प्लानिंग पीछे चल रही। सवालात है ना, ये मेरे भी ज़हन में ये सवाल आए, क्या कोई डील हो गई है, माफी में उन्होंने माफी मांग ली है या उनको माफी दे दी गई है? सरकारी टीवी पर चला तो वो फीड सबने चलाई ना, गुनाह तो सरजद किसी से हुआ है। देखिए ये इससे क्या जाहिर होता है कि एक तरफ वो लीडर जो कि खड़ा हुआ है इस मुल्क में, एक पूरे मुल्क उसके पीछे खड़ा हुआ है, उसको टीवी पे हर लिहाज से, प्रिंट मीडिया में उसमें ब्लॉक किया जा रहा है, और दूसरी तरफ है एक वो शख्स जिसने कि न सिर्फ इस मुल्क को लूटा बल्कि उसने इस मुल्क के इदारों में तकसीम क्रिएट करने की कोशिश की, और उसकी बेटी ने उसको कंफर्म किया, उसको रिएटरेट किया, बाकी लीडर्स ने जो जहर अफशानी की इदारों के बारे में। तो कहने का मकसद ये है कि देखें जी, पाकिस्तान के अवाम अब वो नहीं रहे जो 90 में थे या 80 में थे या 70 में थे। अब जो है तो एक तो उनको एक ऐसा लीडर मिला है जिसके पीछे वो खड़े हो गए हैं, और वो लीडर किसी तरह से भी ना झुकेगा और ना वो इस हकीकी आज़ादी की जंग में पीछे होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब, तहरीक इंसाफ के सुमा मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर साहब, आपका एकदम आपने देखा आज नवाज शरीफ साहब की टेलीविज़न स्क्रीन्स पर वो नमूदार होते हैं, पीटीवी की फीड से तमाम चैनल्स जो हैं वो उनको लाइव नशर करते हैं, तो मेरे ज़हन में बड़े सवालात आए कि क्या नवाज शरीफ साहब के लिए एक कोई राह हमवार की जा रही है उनकी वापसी के लिए, जिस तरह उनको टीवी चैनल्स पर आज जगह दी गई, माफ़ी मांग ली है, माफ़ी दे दी गई है, क्या अंदर खाते कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अचानक से आज नमूदार हो गए पाबंदी के बावजूद? बिल्कुल, ये एक है सही सिलसिला है, क्योंकि अब तो उनकी हुकूमत भी आ गई है और उसके साथ कुछ अहम मुलाकातें भी हुई, क्योंकि तवील प्रोसेस के बाद ही ये रिजीम चेंज हुआ था, और उस रिजीम चेंज के वक्त नवाज शरीफ साहब मरकजी किरदार थे और वो ऑन बोर्ड थे, और इसीलिए शायद अब कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन तो हमें नज़र नहीं आया कि जिसके बाद कहा जाए कि जी वो पाबंदी वापस ले ली गई है, और ना ही नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटस है वो तब्दील हुआ। इस बारे में उनका वो स्टेटस है, अदालत को मतलूब भी हैं, उनकी सजा भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जो कुछ भी ये इस वक्त हो रहा है ये एक न सिर्फ हैरान कुन है, हैरान कुन भी है, और आप नहीं समझते इमरान खान के लिए एक मैसेज भी है? इमरान खान साहब को तो मैसेज उसी वक्त ही चला गया था जब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी जब बड़ी मेहनत के साथ ये सब कुछ किया गया था और उनसे वज़ीर-ए-आज़म हाउस खाली करवाया गया था, वो तो उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये पहला मेरा ख्याल है चेक किया गया है दर्जा हरारत के पाकिस्तान टेलीविज़न पे उनकी बराह रास्त उनका खिताब नशर किया गया है। क्या पीटीवी को पैमरा पूछ सकता है, उनको शो कॉज जा सकता है, उस पीटीवी के खिलाफ एक्शन हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ पीटीवी नहीं बल्कि कोई भी टीवी दिखाएगा तो उनको कोई नहीं पूछा जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए सजाएं हैं जो काउंटर नैरेटिव दे रहे हैं और जो रेजिस्ट करते हैं और जो आइन और कानून की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो इस तरह के इकदाम से तो हुकूमत भी और ये इदारे भी खुद ही फंस रहे हैं ना कि एक शख्सियत पर, एक लीडर पर आप पाबंदी लगाते हैं और दूसरे लीडर पर बगैर नोटिफिकेशन के, बगैर इत्तला दिए ही उठा देते हैं। आप उस लीडर पर पाबंदी लगाते हैं जिनके खिलाफ कोई सजा नहीं है, कोई अदालत मुकदमा नहीं है, कुछ और मकसद नहीं है, और उस सजा याफ्ता शख्स को ये अलाउ करते हैं जिनको जो अदालतों को मतलूब हैं। ये तो एक फैक्ट है, और ये बेसिकली ये भी देखें कि एक तरफ शहबाज शरीफ था, प्राइम मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ हैं, ये विद इन पार्टी की जो चीज़ें चल रही हैं उसकी तरफ भी एक मैसेज है विद इन पार्टी PMLN के कि वो तो दूसरी लॉबी जो है वो नवाज शरीफ साहब को लेके आई है, और अंदर जो टसल चल रही है वो भी एक काफ़ी खतरनाक टसल है,
के सागदार साहब ने आना था, वो नहीं आ सके और उन्होंने आके 4 वजारतें संभाली थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और ये सारी चीजें होना, वो एक लंबा प्रोसेस है ना, जाहिर सी बात है, वो भी इश्तिहारी हैं, केसेस हैं। जी हाँ, तो ये इसीलिए तो ये सारा कुछ आवाम पूछती है, क्वेश्चन करती है, और जो क्वेश्चन करता है उनको ये। अच्छा, जो कल एपीसी हो रही है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है? 2 बड़े सूबे, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, केपीके में उनकी हुकूमत है, तो ऐसे में एक पार्टी जो मेन पार्टी है जिसकी पाकिस्तान में बड़ी आवाज़ है, आवाम की सपोर्ट है, उसको आप एपीसी से बाहर निकाल दें, और उस मसले पर और जहाँ पर उन सूबों में ज़्यादा नुकसान हुआ है, पंजाब में भी और केपीके में, और उस पार्टी को आप बुलाएं ना, तो क्या वक़्त है, क्या इंपॉर्टेंस है फिर ऐसी एपीसी की? साबिर साहब देखें, ये आलमी इस वक्त ये इन्होंने पाबंदी लगाई इधर पाकिस्तान में, तो कौमी ज़राए ब्लॉक से पाबंदी लगाई गई, बाहर इंटरनेशनल मीडिया आ गया मैदान में, और ये जितना भी जो कुछ भी कर रहे हैं, ये पाबंदी जो लगाई है इन्होंने, एपीसी में नहीं बुलाया, वो तो इमरान खान के उस नैरेटिव को तक़वियत मिल रही है कि ये मकसद सिर्फ इमरान खान को माइनस करना था, बाकी सब तो सब के सब तैयार हैं और उन्हीं को ही सिस्टम से आउट करने की प्लानिंग है, और उन्हीं के लिए ही सारे ये जितना भी स्क्रिप्ट है सिर्फ इमरान खान के लिए, माइनस इमरान खान तो इनको कोई इशू नहीं है। तो ये इतनी आसानी से ये काम होने वाला है नहीं। माजी में भी हमने देखा है कि जब बज़ोर क़ुव्वत किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इन्होंने, लेकिन इमरान खान को नाअहल करने के केसेस पूरे तैयार हैं। हाँ, एक बिल्कुल ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, स्क्रिप्ट का हिस्सा भी है कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हाईएस्ट जुडिशरी को आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा, और उसके बाद बड़े बड़े कुछ कारनामे सर अंजाम देना होंगे, तब जाके ये जो मकसद अचीव हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मुल्क भर में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। अफसोसनाक बात यह है कि हालिया बारिशों और सैलाब के बाद इस कुदरती आफत पर होने वाली बहस को कुछ हल्के सिर्फ सियासी या मुआशी मसले तक ही महदूद कर रहे हैं। ऑपोजिशन हुकूमत को और हुकूमत ऑपोजिशन को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रही है, लेकिन एक पॉइंट जिस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है वो ये है कि किस तरह हालिया सैलाब की एक वजह एक मौसमियाती तब्दीली भी है, और किस तरह मौसमियाती तब्दीली दूसरे ममालिक की तरह हमारे लिए भी एक बड़ा मसला बन चुकी है। आलमी थिंक टैंक जर्मन वॉच की 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, फिलिपाइन और हेटी के बाद दुनिया में मौसमी हालात की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जिससे मुल्क की मईशत पर अरबों रुपए का बोझ पड़ रहा है। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली की वजह से जिन खतरात का सामना है, इनमें सबसे बड़ा खतरा सैलाब, इसके बाद खुश्क साली या कहत साली, सतह समंदर में इजाफा, ट्रॉपिकल साइक्लोन और उसके बाद हीट वेव है। अगर इस तनाजुर में महकमा मौसमियात की रिपोर्ट उठाकर देखें तो रवां साल जुलाई में मामूल से ज़्यादा बारिशों का 61 साला रिकॉर्ड टूटा है, और इस महीने में मामूल से 181% ज़्यादा बारिशें हुई, यानी 3 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इन्हीं बारिशों की वजह से सैलाब को फ्लैश फ्लड कहा जा रहा है। फ्लैश फ्लड में बारिशों के बायस ज़मीन के अंदर मज़ीद पानी जज्ब करने की सलाहियत या गुंजाइश मौजूद नहीं रहती, और फिर ये जो पानी होता है ये सैलाब के रेले की शक्ल इख्तियार करके माली और जानी नुकसान की वजह बनता है। जबकि इस किस्म की माहौलियाती तब्दीली का सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं सामना करना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दुनिया के तकरीबन 3.5 अरब लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन तमाम अवामिल के बाद हुकूमत को क्या करना चाहिए, किस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए जिससे माहौलियाती जो तब्दीली है इसके असरात को कम से कम किया जाए और मुस्तक़बिल में सैलाब समेत कहत साली जैसे संगीन मसाइल से क़बल अज़ वक्त निपटा जा सके। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं माहिर माहौलियात मोमी सलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मोमी साहिबा, ये बताइएगा, जब 2010 का सैलाब आया था तब भी पिछले रिकॉर्ड्स टूटे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। अब की बात जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 200% ज़्यादा बारिशें हुई हैं, कि ये किस तरह की मौसमियाती तब्दीली हो रही है और आइंदा आने वाले जो ज़ाहिर है अगला साल है, अगला वक्त है, क्या असरात पड़ सकते हैं इसके?
जी बिल्कुल, देखें क्लाइमेट चेंज जो है वो साइंटिस्ट जो है वो आज पिछले 20-30 सालों से इसके बारे में बता रहे हैं और वार्न भी कर रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है कि वो अपनी इमिशंस कम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमें जो है इस तरह की मुसीबत जो है वो लाहक है। जहाँ तक फ्यूचर की बात है, ये और इंटेंस और फ्रीक्वेंट होते जाएंगे ऐसे डिजास्टर्स अगर कि हमने अपनी ग्लोबल इमिशंस कम ना की। पाकिस्तान की हद तक जो बात है वो हमारी वल्नरेबिलिटी ज़्यादा डिफाइन होती है इस वजह से क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं हैं। देखें अभी फ्लड की अगर बात की जाए तो जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है वो तो आपका न्यूजीलैंड में भी आया, वहाँ भी हुआ, बाकी जगह भी हुआ, लेकिन उसमें जानी नुकसान कम हुआ। उसकी वजह ये थी कि उनके पास ऑलरेडी इक्विपमेंट भी था, उनके पास ऐसे कैंप्स भी थे, तो कुछ हद तक ये और वो प्रीएम्प्ट मेजर्स लेते हैं। जब महकमा मौसमियात पहले आगाह कर देता है, हमें भी हर दफा कहा जाता है कि महकमा मौसमियात ने बता दिया, लेकिन उसके बावजूद इकदाम करना, इसको हम नाअहली कोताही कह सकते हैं। जी, और फिर देखें जैसे अभी आपने बात की कि जमीन में जज्ब कर, देखिए हम लोग इस वक्त एक तो हम लोग कॉन्क्रीट जंगल्स बनाते जा रहे हैं तो पानी को एब्जॉर्ब करने की ओपन स्पेसेस नहीं है। दूसरा, फ्लड का पानी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान वाटर स्कार्स हो जाएगा अगले 10 सालों में। इससे बेहतर है कि हम ऐसे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह स्मॉल रिजर्वॉयर्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स हैं, इस तरह की और छोटी छोटी चीजें हैं जो हम करें, जो कि इतनी कोई इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर वो हम छोटी छोटी सतह पे करें तो हम पानी को एक ऐसी जगह दे सकते हैं कि वो इस तरह से ठहरेगा नहीं और वो जो है इस तरह से स्टोरेज पानी फायदा भी देगा। जी बिल्कुल, देखें हमारा अंडरग्राउंड वाटर इस वक्त बहुत ज्यादा डिप्लीट होता जा रहा है, हमारा टेबल बहुत नीचे चला गया है, और अगर आगे भी हमें पानी, ऑलरेडी हमें पता है बहुत से इलाकों में नहीं है, लोग तरसते हैं पानी को, फ्रेश वाटर को, तो ये वो टाइम है कि जिसमें आप लोगों ने ये, और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस जो हैं इसके हैं, लेकिन 2010 से अभी तक काफी लॉन्ग टर्म हो चुका है मेरे लिहाज से। तुम लोगों को कोई अडेप्टेशन मेजर्स लेनी चाहिए थी, और दूसरा इनोवेशन बहुत जरूरी है। हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से वेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते कि वो हमें जी आइडियाज देंगे तो हम करेंगे। आपके इधर 62% यंग लोग हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्ट करें एंड दे विल बी एबल टू गिव यू इनोवेशंस जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज के। तो अभी आने वाले दिनों में कहा जा रहा है मजीद बारिशों की पेशगोई है, मजीद ये चेंजिंग्स होंगी तो ज्यादा और मसला हो सकता है। इंडीड ऐसे ही है, और अभी भी देखें बहुत से ऐसे टेक्निकल लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि आप कहाँ पे ज़मीन के अंदर वेल्स खोदें, अभी भी हमें उनको, लेकिन अभी हुआ ये है कि जाहिर सी बात है इन्होंने रिवर में या डैम्स में जाना शुरू हुआ है ये पानी, तो वो भी ओवरफ्लो करेगा और बारिशें होंगी तो और ज़्यादा थ्रेट बढ़ेगा। लेकिन उसमें अब ऑफ कोर्स जानी हमें ऑलरेडी पता है, बहुत से लोग जो है ऑलरेडी इवैक्यूएट कराया जा चुका है, तो उससे यहाँ से जानी नुकसान तो नहीं, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये डिजास्टर जो है ये पाकिस्तान को 4% ऑफ इट्स जीडीपी, लेकिन ये बिल्कुल गैर मुतवक्किल सिचुएशन थी जो इस बार हम फेस कर रहे हैं। नहीं जी, आईपीसीसी इंटरनेशनली उन्होंने साउथ एशिया के बारे में कहा था कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज करेगा और उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होगी, आपकी इवेपोरेशन ज्यादा होगी और हैवी रेनफॉल। और इस दफा शेरी रहमान जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये कहा था कि इस दफा हमें फ्लड्स का सामना होगा। ये सब चीजें पता थी। देखिए आपके पास ये प्रिपेयर्डनेस का टाइम है, आप एनडीएमए को कैपेसिटेट करें, आप उनको ज्यादा उनकी कैपेसिटीज बिल्ड करें, उनको इक्विपमेंट दें उनके साथ, क्योंकि वो खुद से ये बात जानते हैं और वो ये चीज शायद गवर्नमेंट को बता भी रहे हों। आप जो $1 बचा रहे होते हैं ना प्रिपेयर्डनेस के लिए, आप $6 डिजास्टर में खो जाते हैं। तो देखें ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को प्रिपेयर करना है, और प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ कैंप्स बनाना नहीं है, वो ऐसी इनोवेशन है छोटी छोटी, और ये बड़ा लोकल विजडम है। ये कोई साइंस, इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने पानी को कहाँ जगह देनी है, आपने कॉन्क्रीट नहीं करने हैं अपने। देखें ओपन स्पेसेस शहरों में भी अब कहाँ बची हैं, आपको भी पता है। तो ये सब वो चीजें जो हमें अर्बन डेवलपमेंट को देखना है, हमने अपने लैंड यूज को देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया मोमी सलीम साहिबा, मौलियात मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कौमों पर नागहानी आफात और मुसीबतें आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि किसी कौम ने इस डिज़ास्टर से निपटा कैसे। ये बात फ़र्क नहीं डालती कि मुसीबत आन पड़ी है, बल्कि फ़र्क वो ढंग डालता है कि कौम ने इस मुसीबत का मुकाबला कैसे किया। इस वक्त मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा जो है ये बिखरे हुए पानी में डूबा हुआ है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। खुले आसमान तले बेसरो सामानी के आलम में करोड़ों की आबादी के पास कुछ नहीं बचा है। ऐसे में उन्हें ज़िंदा रहने के लिए पहले तो ज़ाहिर है खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, सेहत की सहूलियात की ज़रूरत है, क्योंकि इतने ज़्यादा पानी में पीने का साफ़ पानी कहीं नहीं है। हशरातुल अर्ज़ भी सैलाबी पानी की वजह से निकल रहे हैं, बीमारियां फूटने का खदशा है। फिर ऐसे में डॉक्टर्स की यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन ने अपने तौर पर सैलाब ज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने का बंदोबस्त किया है। वैसे तो जिसके पास जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए देना चाहता है, ताहम डॉक्टर्स और दवाओं की इन इलाकों में अशद ज़रूरत है। हो सकती है क्योंकि अभी तो पानी के रेले तबाही मचाते हुए गुजर रहे हैं और उनके उतर जाने के बाद भी एक लंबे अरसे तक रिहैबिलिटेशन की ज़ाहिर ज़रूरत रहेगी। इसी पर बात करने के लिए मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मौज़म इकबाल हैं, यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन इन पाकिस्तान, प्रेसिडेंट हैं पंजाब के। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले यही बात की कि कुदरती आफात से ज़ाहिर है निपटना कोई आसान तो नहीं होता, और ये भी नहीं कह सकते कि क्यों हो गया। अब हो गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि निकलना कैसे है। इन हालात में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि खाने पीने का फौरी बंदोबस्त हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ बीमारियां ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा फूटती हैं, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, पेट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो कह रहे हैं बच्चों को सैलाब का पानी ही पिला रहे हैं। तो ऐसी ज़रूरत में अर्जेंट मेडिसिन होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, जो अपने तय आप लोगों ने शुरू किया है। मैं चाहूँगी आप इसकी ज़रा डिटेल्स शेयर करें कि किन किन जगहों पे आपने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और किस तरह की दवाइयाँ वहाँ पर अभी अर्जेंट अवेलेबल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। यंग कंसल्टेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस है, और जहाँ जहाँ डॉक्टर्स वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमने 3 फेजेस में काम करना शुरू किया। सबसे पहले फ़ंड रेजिंग, फिर फ़ंड रेजिंग के बाद हमने उसकी इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, कि वो एंड इफ़ेक्टिव जो सैलाब के मुतासरीन है वहाँ तक ये पहुँच जाए, और फिर उनकी इफ़ेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पर्समेंट, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कौम, आपको पता है, सबसे ज़्यादा दिल खोल के एहतियात देती है, लेकिन लोगों को ये है शशोपंज के वो इफ़ेक्टिवली लोगों तक पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे। तो दैट इज़ द पॉइंट वी हैव इफ़ेक्टिवली फोकस्ड, कि हम वहाँ पे जाके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से मिल के, वहाँ पे लोकल जो हमारे डॉक्टर्स ऑलरेडी इस तंजीम को रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ मिल के हम न सिर्फ अपने मेडिकल कैंप्स लगाएँ, वहाँ पर हमारे साथ 5 डॉक्टर्स हर वक्त होंगे जो डिप्यूट करेंगे यहाँ से सेंट्रल से, और जो वहाँ जाके अपनी खिदमात अंजाम देंगे, और 2-3 डॉक्टर्स वहाँ से ज्वाइन करेंगे। और इस ये आपके कैंप्स जनूबी पंजाब के अजला में लगे, लाइक राजनपुर, डेरा गाजी खान, राजनपुर, जामपुर में तो हम कर रहे हैं। हाँ। अभी फिर जाएंगे, और साथ ही साथ थ्रू आउट पाकिस्तान, जैसे हमने कहा हमारी प्रेजेंस है सिंध, KP सवात में, ठीक है, एंड बलूचिस्तान एज वेल, झलमगसी वगैरह, हमने वहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स। अच्छा, इनकी मूवमेंट चलती है एक जगह पर, लाइक राजनपुर में है, आप लोगों के मेडिकल कैंप्स लगे हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, वहाँ अलग टीम है, जामपुर में अलग होगी, आगे रुझान में अलग होगी, डेरा गाजी खान में अलग होगी, ऐसे या मूवमेंट पे रहते हैं? That's what I mean। एक तो लोकल टीम है जो वहाँ पे DHQ THQs की अपनी है, एक जो है वो सेंटर से बार बार जो इमदाद के साथ जाती है ताकि इमदाद उन्हें पहुँचे भी, और इमदाद को हम इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट भी करें, और साथ हम मेडिकल कैंप। ठीक है, अभी आपको क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसे इलाकों में बीमारियाँ बाद में फूटने का बहुत खदशा होता है, स्पेशली पेट की बीमारी और स्किन डिजीज़। तो अभी क्या वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है कि लोगों को किस तरह की बीमारियों का ज़्यादा सामना है, किस तरह की मेडिसिन ज़्यादा चाहिए? उसमें देखें, सबसे पहले तो इस ऑपरेशन के 3 पार्ट्स है, रेस्क्यू, ठीक है, रिलीफ, और सबसे बाद में रिहैब। रेस्क्यू और रिलीफ तो जो है वो अर्जेंटली, जिस तरह आपने बताया, फूड आइटम्स और नॉन फूड आइटम्स, NFIs, जिसमें आपकी मेडिसिन आ गई, शेल्टर आ गया, ठीक है, और रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें आ गई, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो बीमारियाँ फैल रही हैं इस वक्त, जो साफ़ पानी के ना होने की वजह से, खुराक की किल्लत की होने की वजह से,
उसमें फिर बाद में जब स्पेशली जब पानी सेटल करेगा तो वो बाएँ फूटने के बहुत सारे खदशात होते हैं, जिसमें वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, पानी के साफ ना होने की वजह से हैज़ा, कॉलरा, ठीक है, पेट की डिसेंट्री, ठीक है, डिसेंट्री, स्किन डिजीजेस भी बहुत हो जाती हैं, स्किन डिजीजेस, कॉन्टैक्ट डिजीज जो कंटेजियस डिजीज में आती हैं, साथ ही वाटर ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन होते हैं, जिस तरह गला खराब, निमोनिया, और साथ आपको अच्छा हमने देखा था कोविड दोबारा 2004 में भी जब सैलाब आया था तो आंखों की बीमारियां बड़ी फूट पड़ी थी ना, इसमें इन्फेक्शन हो गया था आंखों का। बिल्कुल, वो क्योंकि जब भी डिस्प्लेस लोग होते हैं वो जाहिर है अपने घर में तो नहीं होते, उतनी अपनी केयर भी नहीं कर पाते, और फिर लोकल कॉन्टैक्ट्स भी कंटेजियस हो रहा होता है उनका, जो कंटेजियस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है इसको डिटरमिन करता है। तो दैट्स वाई हमें जो है वो एक फुल प्रॉन्ग 3 डायमेंशनल हमने देखना होगा, मोस्टली स्किन डिजीजेस, आई डिजीजेस, जो हमारे पेट की डिजीजेस हैं, साथ फिर अच्छा ये सारी मेडिसिन आप लोग अपने तय अरेंज कर रहे हैं या जो मेडिकल कंपनीज होती हैं वो भी आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? देखिए कुछ मेडिकल कंपनीज हैं, मोस्टली जो ज़्यादातर वो हैं वो हम लोग खुद जो फंड रेजिंग कर रहे हैं, उसमें 1A जो पार्ट होगा फेज़ का, उसमें हम फंड रेजिंग करके 1B में हम सारी ख़रीदारी खुद करेंगे, और हम गूगल एक्सेल शीट बनाएंगे ताकि हमारे डोनर्स जो हैं वो एक क्लिक पे देख सकें कि उनका फ़ंड कहाँ पे यूज़ हुआ, कहाँ पे उससे ख़रीदारी की गई और एंड यूज़र तक कैसे पहुँचा। तो पंजाब हुकूमत इसमें आप लोगों को कितना सपोर्ट कर रही है? दिस इज टोटली टोटल फंडिंग पे ही चल रहा है? दिस इज टोटली आवर ओन इनिशिएटिव ऑफ YCA पाकिस्तान, ठीक है। वो तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा आप लोग अपने तय कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है जितने रिसोर्सेज इस वक्त में होने चाहिए वो भी कम पड़ जाएंगे। मैं वही पूछ रही हूँ कि पंजाब हुकूमत आपको सपोर्ट कर रही है मेडिसिन के लिहाज से, लाइक आपको कैंप्स चाहिए, अर्जेंट मेडिसिन चाहिए, इसमें आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है पंजाब जी हमें कम्यूट में बड़ी हेल्प करेंगे वो, इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, अपनी व्हीकल्स में ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ पे फिर जब हम मौजूद होंगे वहाँ पे हमें रेजिडेंस ऑब्वियसली कैंप्स के लिए चाहिए होगी, उसमें हमारी हेल्प करेंगे, मेडिसिन हमें देंगे, टेंट्स वगैरह देंगे, लेकिन टिल दैट हेल्प कम्स हम अपने तौर पे ये काम शुरू किया। तो आप गायनेकोलॉजिस्ट भी जाहिर है आप लोग? जी हमारे कैंप में जो 5-6 डॉक्टर्स होंगे जो यहाँ से जाएंगे, उसमें फीमेल डॉक्टर्स भी हैं, मेल भी हैं, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी है, उसमें स्किन डिजीज वाला भी है, उसमें बच्चों का भी है, मेडिसिन का भी है, सारे डॉक्टर्स। KPK में भी बिल्कुल इसी तरह आप लोग काम कर रहे हैं? KPK में भी बिल्कुल ऐसे है, बलूचिस्तान में भी ऐसे है, सिंध में भी ऐसे है, जनूबी पंजाब में। अच्छा इसमें ऐसे है कि फर्स्ट एड मेडिसिन हैं आपके पास या हर तरह की आप लोगों ने हर तरह की मेडिसिन रखी हुई आप लोगों ने? बिल्कुल हर तरह की, और मजीद फंड रेजिंग करें। इट्स नॉट जस्ट फंड आपने फर्स्ट एड दी और फिर आप वापस आ गए, वी हैव टू रिमेन देयर फॉर थ्रू आउट द मेडिकल कैंप 3-4 days एंड देन डिलीवर आवर सर्विसेज। अच्छा मैं चाहती हूँ कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आवाम को, डोनर्स को या पंजाब हुकूमत को, कि अपने ताई तो आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, विच इज़ वेरी गुड, चाहिए क्या और आप लोगों को ताकि वो फंड रेजर जो करना चाह रहे हैं, जो हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, वो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, जो देना चाह रहे हैं वो हेल्प कर सके, आपको मजीद क्या चाहिए? देखिए अर्थक्वेक आया, हमारी कौम ने बहुत रिजिलियंस शो की, बहुत फंड्स दिए, 2010 के सैलाब में बहुत कुछ दिया, कोविड आया बहुत कुछ किया, सेम अभी आपकी कौम आपकी तरफ देख रही है, आप बढ़ चढ़ के एहतियात दें, और आपका दिल करता है जिसको आप बेहतर समझते हैं उसकी तरफ करें। आई एम नॉट गोइंग टू सेल हेयर माई सेल्फ, माई ऑर्गेनाइजेशन, आपको जिस पे आप लोगों को ट्रस्ट है आप उसको दें, आप अव्वल खिदमत अच्छी लगती है, आपको गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, आपको YCA पे ट्रस्ट है, आप सबको दें, लेकिन आप एहतियात देने के साथ ये इंश्योर करें कि आपके जो फंड्स हैं वो एंड यूज़र एंड सफरर तक वो पहुंच रहे हैं। दिस इज़ द थिंग। एहतियात तो लोग बहुत देते हैं लेकिन एंड सफरर तक पहुंचना इज़ द मेन इशू। मेडिकल कैंप्स वगैरह की ज़रूरत है आपको? जी मेडिकल कैंप्स की हमें बिल्कुल ज़रूरत है और हम जाएंगे, और हमारा पर्पज़ ये है कि लोकल डॉक्टर्स और प्लस हमारे वफद मिल के मेडिकल कैंप्स लगाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मौज़म इकबाल। मेरे से हमारा भी यही मैसेज है कि आगे बढ़िए, बढ़ चढ़ कर एहतियात दीजिए, और अब सैलाब में जो घिरे हमारे बहन भाई हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी खुले दिल से मदद कीजिए, क्योंकि हमें पता है ये पाकिस्तानी कौम जो है हर मुश्किल वक्त में, चाहे वो 2005 का ज़लज़ला हो, चाहे वो 2010 का सैलाब हो, चाहे वो कोविड हो, सब ने मिलकर जो है ना वो इन मुसीबतों का मुकाबला किया, और इंशाल्लाह इस बार भी पूरी कौम जो है वो इससे निमट लेगी। लेकिन हम अपील कर रहे हैं कि खुलकर आप लोग जो हैं वो एहतियात दीजिए, फंड्स दीजिए ताकि उनकी मदद हो सके। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।